नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। रोजगार और समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। आज मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानो भूचाल आ गया हो। इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द घूमती है। मौर्य ने आगे कहा कि जिन नेताओं को लगता था कि वो बहुत बड़ी तोप हैं, उस तोप को 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि बीजेपी के नेता ही स्वाहा हो जाएंगे। योगी सरकार में मंत्री पद से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और फिर सपा में शामिल होने की खबर ने पार्टी में हलचल पैदा कर दी। सूत्रों की माने तो कुछ और बीजेपी विधायक छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 4 बार बीएसपी से विधायक चुने गए और पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामकर 5वीं बार विधायक बने थे। स्वामी प्रसाद के पार्टी छोड़ने और सपा में शामिल होने के बाद कानपुर देहात से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे। शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी रोशन लाल वर्मा ने तो पार्टी का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मेरा नेता है और जैसा वे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं इस बारे में फैसला लूंगा। मैं रोशन लाल वर्मा, विधायक तिलहर शाहजहांपुर, बीजेपी से विधायक बीजेपी से हैं। अच्छा, क्या चिट्ठी क्या लेकर के आए हैं? अभी अंदर जाने को है, बोल दिया कि आप क्या बोला उन्होंने कि क्यों नहीं जाने दे रहे आपको? अभी जाने देंगे, अभी बोले पूछ लें। आपका ये अपॉइंटमेंट आपकी नहीं था पहले यहाँ पर? जी आपका अपॉइंटमेंट नहीं था बात पहले से? नहीं, अपार्टमेंट नहीं था मेरा। अच्छा, स्वामी जी ने कोई बात नहीं की थी अंदर कि इस्तीफा देने जा रहे हैं? वहाँ ऐसा है, उनका इस्तीफा पहले आ गया है। हाँ। उन्हें हार्ड कॉपी भेजिए, उससे जो है उन्होंने अपना इस्तीफा कैसे भेजा? ईमेल पे भेजा? ईमेल भेज दिया। ईमेल किया है। ये हार्ड ये- कॉपी लेकर के आए हैं आप? हाँ, हार्ड कॉपी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी लेकर के आए हैं, क्या और भी लोगों का आप भी अपने बारे में निर्णय क्या कर रहे हैं? ऐसा है, इसके पहले इनका इस्तीफा हो जाए, इसके बाद निर्णय होगा। स्वामी जी आप भी जा रहे हैं? कितने विधायक हैं? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। 14 को ज्वाइन करेंगे पार्टी समाजवादी पार्टी? 14 तारीख तक जानकारी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो आज मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो आपके अभी जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो छोड़ना अभी क्या वजह है उनके? 1-2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोटो भी ट्वीट करी, तो क्या आप समाजवादी आज ज्वाइन करेंगे? भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी। हम किससे बात करेंगे? मतलब 22 लाख ये पैसे सवार होंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करने बाद। राजनीति में मंगलवार को बड़ी हलचल हुई है। चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सर्वेश्वर पाठक जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहला उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर्वेश्वर जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सवाल यह है कि यूपी विधानसभा चुनावों से पहले इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है, किस तरीके से उभर पाएगी पार्टी? ये एक आम बात हो गई है, ये आम प्रचलन हो गया है कि चुनाव से पहले बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, रूलिंग पार्टियां, उसके विधायक, उसके मंत्री इधर से उधर भागते रहते हैं। इसका बस एक ही मैं एंगल देखता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड कार्य करती है जी। चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो। हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब केंद्र सरकार ने कितना बड़ा उलटफेर किया था, बड़े से बड़े मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया गया 15 मिनट के अंदर, मतलब एक नोटिस देके, और उसी दिन दूसरे को बनाया गया।
तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चलता रहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भी आरोप लगाया है वो खुद ही लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर थे। 5 साल से कहां थे, क्या किया उन्होंने? हाँ, अभी उनको सडनली लग गया कि ये सरकार कोई काम ही नहीं की है और उनको तो पार्टी छोड़नी पड़ गई। बात यह है कि उनका आप रिकॉर्ड देखो, वो पिछले दूसरे पार्टी से छोड़ के बीजेपी में आए थे और मेरे को जैसा कि विश्वस्त सूत्रों से पता है कि बहुत सारे सिटिंग एमएलए का, जिसमें कुछ मंत्री भी शामिल है बीजेपी के, उनकी टिकट कटने वाली है। तो ये जो भूचाल आप देखेंगे ना, अभी आने वाले दिनों में और भी मिलेगा कि लोग अच्छा, कोई हमें और दूसरा निकाल दे उससे पहले हम खुद निकल जाएं, इस तरह की राजनीति चल रही है अभी वहां पर। जी हाँ, आप ये कयास हम और ऐसा ठीक लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से सभी को पता चल जाता है कि पार्टी इस बार हमें टिकट दे रही है कि नहीं दे रही है, क्योंकि चुनाव की घोषणा। सर्वेश्वर जी, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है सर। देखिए, क्या मैं ऐसा आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या इसे पश्चिम बंगाल से जोड़कर देख सकते हैं? हमने देखा पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने थे, ऐसा माहौल बना दिया गया था कि बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होने वाली है, तो टीएमसी से टूट कर कई नेता जो है बीजेपी में चले गए, लेकिन रिजल्ट क्या आया? बिल्कुल उसके उलट। क्या कुछ इसी तरीके का यूपी में हो रहा है? इस समय सबको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आने वाली है। देखिए पल्लवी जी, मुझे कहीं दूर दूर तक आशंका नहीं लगती, और जितने भी आप एग्जिट पोल सर्वे कर ले, वहां दिग्गजों ने, जो पोल पंडित अपने आप को कहते हैं, उन लोगों ने भी जो लगाए हैं कयास कि बीजेपी में वापस, यूपी में वापस योगी जी की सरकार आने वाली है। भले सीट में जहां 300 प्लस सीट आई थी उसमें थोड़े कम बेसी हो जाए, लेकिन पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये आजकल के इलेक्शन में आप कहीं भी देख लें, पंजाब में भी है, उत्तराखंड में भी ऐसा कुछ देखने को हमको मिल जाएगा, उसी तरह गोवा है, मणिपुर है, तो हर जगह ये एक ट्रेंड सा सेट हो गया है। जिसको अपने टिकट की या अपने कुछ भी थोड़ी ये लगती है, वो शिफ्ट हो जाते हैं तुरंत। मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर आपको पार्टी में कोई परेशानी थी तो 5 साल थे, पार्टी में आप मंत्री बन के रहे हैं, इन 5 सालों में क्या पार्टी आपकी नहीं सुनी? जब डेट अनाउंसमेंट हो चुका है और अगले 2-4 दिनों में कैंडिडेट के लिस्ट भी अनाउंस हो जाएंगे, पहली फेज, दूसरी फेज, तीसरी फेज, ऐसे करके, तब आप पार्टी पे आरोप लगा रहे हो कि पार्टी सुन नहीं रही है, ये नहीं रही है, तो ये आपका अपना पर्सनल महत्वाकांक्षा जो है उसको दर्शाता है, न कि पार्टी ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो या जो भी आरोप आप लगा रहे हो वो उसमें कहीं भी वजन है। बिल्कुल, ये अचानक से जो अंतरात्मा आजकल नेताओं की जाग जाती है, बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि अचानक से ऐसा क्या हो जाता है। अब सर्वेश्वर जी, बड़ा सवाल ये है कि दल बदल का जो ये अभी दौर चल पड़ा है, क्या आपको नहीं लगता कि इस पर रोक लगाने की बेहद जरूरत है? अब देखिए, आप बीएसपी से बीजेपी में आए, अब बीजेपी से आप सपा में चले गए, एक ही नेता कितनी पार्टियों को बदलते हैं और कैसे कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ये क्या जनता का भला करते होंगे? आपका कहना सही है। देखिए, ये इसके लिए हर एक पार्टियों को आगे आना पड़ेगा, लेकिन कोई भी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं होंगी। जैसे कि कोई भी पार्टी भारत वर्ष में जितने भी राज्य हैं और सेंट्रल एक ही साथ चुनाव हो जाए तो हमें धन की भी, जो भारत सरकार की क्षति होती है, उसकी भी बचत होगी और समय का भी बचाव होगा। अब देखिए, हम ये तीसरा साल कोरोना का स्टार्ट हो चुका है और इन 3 सालों के कोरोना में, मतलब अगर इसको शुरुआती मान लीजिए तो हमारे हर एक साल में चुनाव हुए हैं, उसमें कितने भी अधिकारी की मौत हो गई है, जो पोलिंग एजेंट थे, जो ये भी थे, इससे कोई दो राय नहीं, मतलब कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कोई रूल्स बनाएगी ही नहीं। अगर बना भी, मान लीजिए किसी ने, कोर्ट ने पारित भी कर दिया, तो कोई लागू भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सबकी एक ही मंशा है कि हम सत्ता पे काबिज हो, और जो उस समीकरण में फिट बैठता है उसको वो अपनी पार्टी में ले लेते हैं। बीजेपी में ये ट्रेंड पहले नहीं था, लेकिन वो भी अब इस ट्रेंड को अपने आप में आत्मसात कर ली है और इस ट्रेंड को उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है।
जैसे इस कि हमने ट्रेंड के देखा सहारे कि तो उन्होंने कितने पश्चिम राज्यों में बंगाल सरकार बना ली सर? इस ट्रेंड के सहारे तो कितने राज्यों में सरकार बन चुकी है? अब सर्वेश्वर जी सवाल ये जो पश्चिम जी बंगाल का आपने पहले उदाहरण दिया था जी उसमें देखिए सबको पता था कि हाँ बीजेपी आ जाएगी, लेकिन मैं ये बहुत बड़ी बीजेपी की वहां उपलब्धि ये मानता हूं कि 4 से वो 75 गए, तो ये बहुत कम बड़ी बात नहीं है। जो कांग्रेस और जो लेफ्ट वहां शासन करते थे वो 0-0 हो गया, मतलब उनका कोई जनाधार ही नहीं रहा। जी तो ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है पल्लवी जी, कि एक पार्टी जो 34 साल शासन कर रही है किसी राज्य में, उसका बेस ही आपने खत्म कर दिया, उसकी जगह को आप अपनाए जा रहे हैं। यही हाल टीएमसी ने किया था, तभी वो सत्ता में आई थी। तो ये जो दल बदल की बात है ना, इस पे तभी एक मत होगा जब हर एक पार्टी एक साथ प्रयास करेगी, और ये कभी भी भारत की राजनीति में नहीं हो सकेगा। असंभव सा कोई दल नजर इसलिए आएगा। बदलेगा, कहेगा कि मेरी जाति को वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनका अपमान हो रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है। कोई इसलिए कह देगा कि शीर्ष नेतृत्व हमारी बात नहीं सुनता है, और ये सब चुनाव के समय में ही आता है। बीच में कोई ऐसे केसेस भी आए हैं, जैसे कांग्रेस में देख लीजिए कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटा दिया गया। उधर छत्तीसगढ़ में भी देव जी और भूपेश बघेल में खींचातानी चल रही है। राजस्थान में सेम चीज हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी छोड़ के आ गए भाजपा में, और आज वो मंत्री बने हुए हैं। तो ये दल बदल की जो बात है, इस पे हर एक पार्टी को अमल करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। सर्वेश्वर जी और देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य इकलौते ऐसे शख्स नहीं है। 12 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जो इस समय पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं बीजेपी छोड़ने के लिए। अब सवाल ये है कि इन सभी लोगों को अगर समाजवादी पार्टी में जगह मिलती है तो क्या समाजवादी पार्टी खुद को मजबूत महसूस कर रही है, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को पाकर भी समाजवादी पार्टी खुद को सुरक्षित और मजबूत महसूस कर रही है? देखिए पल्लवी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले कहाँ थे? बीएसपी में। वो 5वीं बार विधायक है, तो उनका भी राजनीति में अपना एक वर्चस्व है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि वो जिस करवट हवा बहती है उधर की ओर भाग लेते हैं, ऐसा एक अनुमान होता है। जैसे बीएसपी में थे, राजनीति सपा का शासन आया, देखा कि सपा अब जाने वाली है, तो वो बीजेपी में आए। अब मुझे जो आशंका है, और जैसा कि मुझे पता है और वहां के बड़े बड़े लोगों से मुझे बात होती है, उनके बातचीत से पता चलता है कि बहुत सारे सिटिंग एमएलए इसके टिकट काटने वाली है बीजेपी। इसमें आप हम सब देखेंगे, इसीलिए ये भूचाल आया है। तो अगर समाजवादी पार्टी इन सभी को शामिल कर लेती है तो ये डिपेंड करता है कि आखिर उसमें से कितने अपने दमखम पे चुनाव लड़ लेंगे। क्योंकि आपको हमको सबको पता है कि 2017 में बीजेपी यूपी में जो आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नेतृत्व के कारण आई है। मोदी लहर में भी यूपी का कायाकल्प हुआ है। सर, अब समाजवादी पार्टी में ये शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात तो ये है ना कि समाजवादी पार्टी के पास तो अपने ही दिग्गज नेता हैं, तो इन्हें क्या जगह मिलेगी? अगर आप किसी राजनीति इच्छा शक्ति के साथ किसी और पार्टी में जाते हैं तो जरूरी है कि आपकी वो इच्छा शक्ति पूरी हो जाए। ये तो उन राजनेताओं को सोचना पड़ेगा ना, और जो शामिल कर रहे हैं वो इनको कहां पे एडजस्ट करेंगे। जैसे देखिए 2019 का चुनाव, यूपी बीजेपी के एक दलित एमपी थे दिल्ली से, उदित राज, आपने अपने सबने देखा वो भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हो गए, और उनकी एकदम से लग रहा था कि उनकी टिकट कट जाएगी, और जो कि बीजेपी काटने ही वाली थी, वो लास्ट मोमेंट में देखा कि बीजेपी हाईकमान नहीं सुन रही है तो कांग्रेस में आ गए। फिर कांग्रेस ने उसको टिकट कहां से दिया? झारखंड से दिया। क्या हुआ? अपने मुंह मतलब हार के लौट के आए। उसी तरह बीजेपी की बात कर रहा हूँ, कीर्ति आजाद को देखिए क्या हुआ। कीर्ति आजाद, मैं बिहार से हूँ, वो हमारे क्षेत्र के एमपी थे, लेकिन जो एक एमपी को काम करवाना चाहिए क्षेत्र में, उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो वो उन्होंने, उसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा को देखिए, वो भी बीजेपी छोड़ के गए। आज कहाँ है शत्रुघ्न सिन्हा? 2019 में उन्होंने अपने पूरे परिवार को खड़ा किया था, इवन बिहार इलेक्शन में भी अपने बेटे को खड़ा किया था। क्या हुआ? सब हार गए। तो बीजेपी अभी एक सशक्त पार्टी के रूप में है यूपी में, और मेरे को नहीं लगता कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जाने से, हाँ अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो उसका एक असर हो सकता है, वो भी आंशिक असर होगा। तो इससे, और जैसा कि आपने बताया अपने बुलेटिन में कि शीर्ष नेतृत्व से चिट्ठी आई है स्वतंत्र देव सिंह जी को कि आखिर ये हुआ है, तो इससे बातचीत करके सुधारा जाए। तो
वो एक बात है, लेकिन मेरे को नहीं लगता, जिसको जाना है जाने देना चाहिए। पार्टी को उसके बिना, अगर पार्टी में दम है, उसने 5 साल कुछ किया है प्रदेश के लिए, तो वो इन नेताओं के बिना भी वापस आ सकती है। सर, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था यूपी में, तो बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का पिछड़ी जातियों ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। पिछड़ी जातियों को इसका श्रेय जाता है। ऐसे में अब अखिलेश यादव इसी अभियान को छेड़े हुए हैं कि किस तरीके से पिछड़ी जातियों की गोलबंदी की जाए। देखिए, अखिलेश यादव का जो पहले भी जब भी मुलायम सिंह यादव थे या अखिलेश यादव थे, समाजवादी पार्टी का MY समीकरण पे काम हुआ है। हाँ। और उसके बाद मायावती जब भी आई तो उन्होंने पिछड़ी जाति को किया। बीजेपी सर्व समन्वय हर एक जाति को अपने में मिला ली है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले इसको बीजेपी को अपर कास्ट की पार्टी माना जाता था, और यही हिंदू को कास्ट में डिवाइड करके मुस्लिम वोट मिला के, और ये लोग जो रीजनल पार्टियां हैं उन्होंने अपनी चांदी चमकाई है और सत्ता हासिल किया, मलाई खाया है, और केवल अपना विकास किया है, अपने परिवार का विकास किया है, न कि राज्य का विकास किया है। चलिए आप देख लीजिए, मायावती जी के पास कितनी अकुश संपत्ति कहां से आई, अखिलेश यादव के पास जितने भी रीजनल पार्टियां हैं, शरद पवार, सुप्रिया सुले का देख लीजिए, उधर तमिलनाडु में DMK का देख लीजिए, TMC की बात करें तो वो अपने भतीजे अभिषेक को आगे कर रही है। तो ये सब परिवारवाद को लेके चल रही है। तो समाजवादी पार्टी हो चाहे जो भी हो, उन्होंने परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। और मेरे को इस चुनाव में अगर बीजेपी का प्लैंक है कि विकास के राह पे, तो मुझे इसका कोई भी ज्यादा मतलब असर नहीं दिखता। और बीजेपी हर एक जाति को लेके चल रही है। आपको, हमको, सबको पता है कि बीजेपी चाहे कितना भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दे, लेकिन मुस्लिम कभी उनको वोट नहीं देते हैं। 2-4% कहीं इक्के दुक्के दे दिए तो दे दिए, लेकिन उनको नहीं मिलने वाला है। तो समाजवादी पार्टी ने देखा क्या कि उनका MY समीकरण से बात नहीं बैठ रही है, तो सभी ने ब्राह्मण को वर्चस्व देना शुरू किया। सभी ने परशुराम ये तो बहुत आराम से नजर आ रहा है कि 2017 में जिस समीकरण पर बीजेपी काम कर रही थी, उसी समीकरण पर इस समय अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। इसलिए तो ये गोलबंदी की जा रही है पिछड़ी जातियों को समेटने के लिए। चंद्रशेखर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से लाइव, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी, एक कहावत है, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। आज भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही होगी। नहीं, देखिए पल्लवी, मैं आपको थोड़ा अलग एक सियासी समीकरण बताना चाहूंगा जी। कि एक सत्ता का अहंकार होता है, और वो सत्ता का अहंकार सभी दलों में होता है, और जो व्यक्ति सत्ता में होता है उसको निश्चित रूप से सत्ता का अहंकार होता है। और ये अहंकार, ये हठधर्मिता ही उसके एक कह लीजिए कि जो आज हुआ है सियासी घटनाक्रम, पिछले 3 दिनों से ये जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है। और अभी जो चिट्ठी मिली है केंद्रीय नेतृत्व से, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को, मैं सर्वेश्वर पाठक को भी बताना चाहूँगा, बहुत कड़ी भाषा में ये कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, आपने डैमेज कंट्रोल नहीं किया और इसके कारण ये हुआ है, आगे ये नहीं हो। इसके लिए आप उन तमाम दिग्गजों से, जो दिग्गज पार्टी से अलग होकर कहीं अपने व्यक्तिगत वर्चस्व को सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से रोकने का प्रयास किया जाए। और जो प्रदेश नेतृत्व है वो इस चीज को लेकर एक रिपोर्ट पेश करे कि आखिर कौन कौन वो लोग हैं जो इस तरह अलग जाकर अपने व्यक्तिगत वर्चस्व या सत्ता में बने रहने के लिए सियासी गठजोड़ में उलझ सकते हैं। ये बड़ा कड़ा संदेश अभी केंद्रीय नेतृत्व से प्राप्त हुआ है। हम दोपहर में कह रहे थे इस बात को पल्लवी कि डैमेज कंट्रोल करने का काम नहीं किया गया, और उल्टे ये भी किया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य परसों और कल बैठक में नहीं आए, जो चुनाव संचालन समिति की बैठक थी, उसके बावजूद भी किसी ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। और उसका नतीजा हुआ कि जो उनके संकट मोचक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, वो सुबह 8 बजे अखिलेश यादव के आवास पर पहुंच गए थे। और सारी चीजें बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत जो जिम्मेदार लोग हैं, उन सबको पता था। बावजूद इसके सियासी घटनाक्रम हुआ। निश्चित रूप से जो अब उनको कड़ी भाषा में कहा गया है, तो डैमेज हो सकता है रुक जाए, लेकिन इस्तीफे तैयार हैं। आने वाले जो 48 घंटे हैं, कल और परसों का जो समय है, अगर ये डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो कम से कम 10 से ज़्यादा विधायकों के इस्तीफे हो सकते हैं।
ये दल बदल का जो दौर है सर, कोई अभी से शुरू नहीं हुआ है। हम हर राज्य में इसी तरीके की स्थिति देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आप जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं या निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो बीएसपी में थे, फिर पिछले चुनावों में वो बीजेपी में आ गए, अब इस चुनाव में वो सपा में चले गए। ये किसका हित चाह रहे हैं वो? और अचानक से ये अंतरात्मा कैसे जाग जाती है कि मुझे काम करने का मौका नहीं मिल रहा था और मैं तो जनता की सेवा करना चाहता हूँ? 5 साल में अंतरात्मा नहीं जागी? देखिए पल्लवी, जो क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रभाव होता है उसका इस्तेमाल करते हैं ये नेता। आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कई छोटे दल हैं जो बड़ा मैजिक कहीं ना कहीं उनसे हो सकता है। इसके लिए शायद एक गठजोड़ बना रखा है कि उनको दिल्ली तक तवज्जो मिलती है। आप अपना दल को ले लीजिए, दिल्ली तक उनकी धमक है, क्योंकि उन्हें पता है अगर उत्तर प्रदेश नहीं जीते, उत्तर प्रदेश में अड़चन आई, उत्तर प्रदेश में गठजोड़ करना पड़ा, तो निश्चित रूप से असर दिल्ली पर होगा, 2024 पर होगा। और जिस तरह कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय बैठकें, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उच्च स्तरीय बैठकें बसपा के संग चल रही हैं, मायावती के संग और सतीश चंद्र मिश्रा के संग चल रही हैं। बीजेपी एक गेम चेंजर प्लान लेकर चल रही है इस समय। अगर 10 मार्च को नतीजे कहीं भी किधर बीजेपी के अनुरूप नहीं होते हैं या बहुमत से कम होते हैं, तो बीजेपी एक गेम चेंजर प्लान भी लेके, एक अल्टरनेटिव रूट लेके चल रही है कि मायावती को जो सीटें मिलती हैं, हो सकता है कि मायावती को सीएम ऑफर करके और कहीं ना कहीं अपना जो उत्तर प्रदेश है उसको बचाने का प्रयास किया जाए, सरकार में बने रहने का प्रयास किया जाए। ये चल रहा है इस समय। और जो डैमेज कंट्रोल करना था वो कहीं ना कहीं एक जो प्रदेश समझ नहीं पाया इस बात को कि केंद्र जो एक तल की एक जो शक्ति चाह रहा है वो शक्ति नहीं हो पाई लखनऊ में, और उसी का नतीजा है दोपहर में जो हुआ है आज। चलिए सर्वेश्वर पाठक जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सर, जैसा कि अभी त्रिशूल सर भी बता रहे थे कि एक गेम चेंजर प्लान भी लेकर चल रही है बीजेपी। अगर 10 मार्च को नतीजे उनके अनुरूप नहीं होते हैं तो हो सकता है कि बसपा के साथ जो बातचीत चल रही है वो उनके लिए एक बड़ा प्लान साबित हो जाए। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मायावती को भी मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया जा सकता है? मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मायावती की जो दोगली नीति है, उन्होंने पिछले समय में बीजेपी को पीठ में छुरा भोंका था और ये बीजेपी को सरेआम पता है। लेकिन मायावती का आप देखिए कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और वो सपा के साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन उन्होंने अच्छे सीट, उनमें ज्यादा सीट बीएसपी को मिला था और सपा को कम मिला था। तो और प्रदेश की राजनीति में अगर चुनावी पंडित्स को देखे, सबको देखे, तो सबका यही कहना है कि मायावती अपनी जनाधार खो बैठी थी। लेकिन क्या पता डार्क हॉर्स साबित हो, वो कहीं इसमें कुछ अच्छा कर जाए, तो इससे भी आशंका नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जातीय समीकरण का यूपी के चुनाव में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। यहाँ की जनता भी भेड़ चाल चलने के लिए मानी जाती है, उनको अपना विकास ये देखना नहीं होता है। जातीय समीकरण जो है यूपी की राजनीति से अभी तक नहीं गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह माना गया था कि जातीय समीकरण कहीं ना कहीं टूटा है, लेकिन ऐसा अभी इस बार अगर आपका कहना है कि मायावती से अंदर खाने बीजेपी की बात चल रही है और इनको चीफ मिनिस्टर का पद ऑफर किया जाएगा, मुझे कहीं ये मतलब कहीं इसमें जान नहीं लगती, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी बहुमत लेके आ जाएगी। ये तो अभी खैर भविष्य के गर्त में असर लाएगी या नहीं लाएगी, लेकिन डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, अभी अहम सवाल तो यही बना हुआ है। चंद्रशेखर जी, अब जो जिम्मेदारी सौंपी गई है बंसल साहब और स्वतंत्र देव सिंह को, आपको लग रहा है अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर पाएंगे और किस तरीके से मनाएंगे? क्योंकि अब तो इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। रूठे हुए को मनाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे, जैसे ही विधायकों के इस्तीफे होते हैं, मुंबई से शरद पवार का बयान आता है कि उत्तर प्रदेश में हालात बदल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। और अब शरद पवार जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, ये कहीं एक जो लीक है, सियासी जो एक समझ है, ये बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में है और उसने इसको पकड़ा कि अगर उत्तर प्रदेश लखनऊ में कोई हलचल हुई है और मुंबई से उसका बयान आया है, शरद पवार एक्टिव हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमला दिल्ली पर होने वाला है। और दिल्ली पर जो हमला होने वाला है, अगर उसको रोकना है तो लखनऊ को ठीक करना होगा। लखनऊ में सारी स्थितियां बिल्कुल सामान्य करनी होंगी, और लखनऊ में स्थितियां सामान्य नहीं है, ये आज दोपहर का घटनाक्रम पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है।
और अब लगातार शरद पवार के बयान आ रहे हैं कि 12 विधायक, हम सुबह से कह रहे थे इस बात को कि 12 विधायक, लेकिन डैमेज एक कंट्रोल का दर्जन से समय ज्यादा थोड़ा सा विधायक कम हैं। रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। कितने इतने से कम समय में कैसे डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? सर्वेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, समय की कमी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप अपना जवाब रख दें। रसूल जी ने कहा कि शरद पवार का बयान हुआ था। शरद पवार जी अपने ही पार्टी को बचाने में लगे पड़े हैं, क्योंकि उनके भतीजे वो चाह रहे हैं सुप्रिया सुले को अपना वर्चस्व दे, लेकिन उनके भतीजे ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। तो जो मेरे को नहीं लगता है कि यूपी में इनके जाने से, मौर्या जी के जाने से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, चाहे शीर्ष नेतृत्व ने जो भी लेटर दिया हो। अगर बीजेपी सचमुच में राज्य का विकास किया, 5 साल में काम किया है, तो वापस चुन के आएगी। चलिए, शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी हलचल मची हुई है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए हैं पार्टी और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उसके बाद से यूपी बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। और इस बीच अहम जानकारी ये मिल रही है कि शीर्ष नेतृत्व से एक चिट्ठी लखनऊ को प्राप्त हुई है और इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है कि जल्द से जल्द ये डैमेज कंट्रोल किया जाए, वरना चुनावों में इसका भारी नुकसान हो सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।